क्लास 10th साइंस चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसका ये पार्ट 4 है। इससे पहले मैंने 3 पार्ट्स जो है अपलोड कर दिए। फर्स्ट हेडिंग जो है रिलेशन बिटवीन पीएच वैल्यू एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। आपको पीएच वैल्यू ऑफ और जो है हाइड्रोजन आयंस के जो कंसंट्रेशन है इसके बीच में रिलेशन बतानी है। तो आप ये कहते हो कि जो पीएच वैल्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन के। इसका मतलब क्या होता है, इसको सिंपल वे में अगर हम समझें कि अगर पीएच वैल्यू बढ़ती है, मान लीजिए पीएच वैल्यू बढ़ती है 1 से 2, 2 से 3, 4, 5, अगर पीएच वैल्यू बढ़ेगी तो आप ये कहोगे कि हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती जाएगी। अगर पीएच वैल्यू बढ़ेगी तो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कम होगी। जस्ट अपोजिट आप ये भी कह सकते हो, अगर पीएच वैल्यू कम होगी, पीएच वैल्यू क्या होगी, कम, तो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। पीएच वैल्यू अगर कम होगी तो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये दोनों के बीच में रिलेशन होती है, एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। इसको एग्जांपल के थ्रू देखें तो गैस्ट्रिक जूस और लेमन जूस को अगर हम कंपेयर करें तो गैस्ट्रिक जूस की पीएच वैल्यू कितनी होती है 1.2 और लेमन जूस की पीएच वैल्यू कितनी होती है 2.2। इन दोनों में से वैल्यू कौन सी कम है, ये पीएच वैल्यू इसकी कम है तो इसकी हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर पीएच वैल्यू ज़्यादा है, पीएच वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, तो इसमें हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पीएच वैल्यू बढ़ने पर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप बताओगे घटेगी। अगर पीएच वैल्यू घटेगी तो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती है। ये जो ब्रैकेट का सिंबल है किसको बताता है, कंसंट्रेशन को बताता है। किसकी कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन को। ये इनके बीच में रिलेशन है, इसको आप नोट करें। नेक्स्ट देखिए, ये सीधे सीधे फैक्ट्स हैं, आपको लर्न करने होंगे कि यूज़ या इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, या फिर कह सकते हो एवरीडे लाइफ। हमारी लाइफ में इस पीएच वैल्यू का क्या रोल है। तो अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी जो है ये किस पीएच रेंज पे वर्क करती है, तो आप बताओगे 7.0 टू 7.8। बॉडी की पीएच रेंज कितनी होती है, 7.0 टू 7.8। अगर इससे कम ज़्यादा होती है तो इसका इफेक्ट देखने को मिलता है कि जो बॉडी की फंक्शनिंग है उस पर इसका क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे ही आपको पूछा जाए कि एक ऐसी रेन, बारिश जिसकी पीएच वैल्यू कम हो, किससे, 5.6 से। अगर रेन की पीएच वैल्यू लेस देन है 5.6 तो ऐसी रेन को हम बोलते हैं एसिड रेन। क्या बोलते हैं, एसिड रेन। यानी कि इस रेन का नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। अगर इस रेन का नेचर एसिडिक है तो ये वाटर जो है, बारिश का पानी किस में मिक्स होगा, रिवर में मिक्स हो जाएगा, नदियाँ वगैरह में ना। और रिवर में मिक्स होने के कारण क्या होगा कि जो रिवर की पीएच वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, रिवर के जो पानी है उसकी वैल्यू भी, पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और पीएच वैल्यू कम होने पर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस बढ़ते हैं, यानी कि एसिडिक नेचर और बढ़ेगा। इससे इफेक्ट देखने को मिलेगा किस पे, सॉइल पे, प्लांट्स पे, और मेनली किस पे, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, पानी में जो रहने वाले जीव है उनके ऊपर इस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। तो एग्जाम में इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है कि एसिड रेन की पीएच वैल्यू क्या होती है, तो आप बताओगे लेस देन 5.6। हमारी बॉडी की पीएच वैल्यू 7.0 टू 7.8 होती है, ये आपको बताना होगा। थर्ड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए पीएच वैल्यू की क्या वैल्यू है हमारे लिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि डाइजेशन में अगर हम बात करें तो मेन रोल होता है स्टमक का। स्टमक से एक एसिड रिलीज होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, बायो वाले चैप्टर में हमने रीड किया था। अगर ये ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होगा, HCl जो है अगर हायर अमाउंट में सिक्रीट होता है तो इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, दैट इज कॉल्ड एसिडिटी। क्या हो जाती है, एसिडिटी, है ना। और आप ये भी कह सकते हो इनडाइजेशन। कौन सी कंडीशन हो जाती है, इनडाइजेशन, खाना पचता नहीं है, अपच की प्रॉब्लम आ जाती है, इसको हम एसिडिटी बोलते हैं इंग्लिश में। और जब इससे रिलीफ चाहिए, है ना, एसिडिटी बढ़ जाए तो इसके लिए रिलीफ अपने को अगर चाहिए होती है तो हम यूज़ में लेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या यूज़ में लेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखो बात सीधी सी है, एसिड नेचर बढ़ रहा है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज़ में लेंगे, बेस यूज़ में लेंगे। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, बेस है।
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, बेस। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका फॉर्मूला होता है। इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है। 7 से ज़्यादा है पीएच वैल्यू, मतलब ये किस नेचर का है, बेस है। एसिड बढ़ने पर हम बेस यूज में लेते हैं ताकि ये आपस में रिएक्ट करके दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे, है ना। सॉल्ट फॉर्मेशन जो कि न्यूट्रल नेचर की होती है, हमने लास्ट क्लास में सीखा था, ठीक है ना। तो एसिडिटी बढ़ने पर रिलीफ के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज में लिया जाता है, जो कि बेसिक नेचर रखता है। इसका फॉर्मूला आपके सामने और इसकी पीएच वैल्यू। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि एसिडिटी बढ़ने पर रिलीफ के लिए कौन सा सॉल्ट या हम कह लें कौन सा जो है मटेरियल यूज में आता है, तो आप बताओगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये आपको ध्यान रखना है, नोट करें इसको। नेक्स्ट फैक्ट देखिए, टूथ डिके, है ना, दांतों का खराब होना। अगर हमारे माउथ की पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाए, पीएच वैल्यू लेस देन 5.5, तो इससे क्या होगा, दांत खराब होने लग जाते हैं। हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद अगर माउथ को अच्छे से वॉश नहीं करेंगे ना, रिंस नहीं करेंगे, तो इससे क्या है, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। दांतों में बैक्टीरिया प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। और मेनली अगर हम खाना खाएं शुगर रिलेटेड, है ना, जिसमें शुगर ज़्यादा होती है, तो उसको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं माउथ में, तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं और इसका सीधा इफेक्ट पड़ता है दांतों के ऊपर, इससे दांत खराब हो जाते हैं। तो अगर इससे रिलीफ चाहिए ना, अगर हम बात करें पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो गई तो एसिडिक नेचर बढ़ गया, और जब एसिडिक नेचर बढ़ जाता है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए। ये स्टेटमेंट बार बार आएगी कि एसिड के नेचर को या एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए क्या यूज़ में लेंगे, बेस यूज़ में लेंगे। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा, या कौन सा प्रोडक्ट बनता है, न्यूट्रल प्रोडक्ट बनता है, न्यूट्रल, यानी एक दूसरे को ये इफेक्ट जो है ना ख़त्म कर देते हैं इसके इफेक्ट को। एसिड बेस के इफेक्ट को ख़त्म कर देता है और बेस एसिड के इफेक्ट को ख़त्म कर देता है। तो बेस जो हम यूज़ में लेंगे वो क्या होगा, टूथपेस्ट। टूथ डिके की कंडीशन में हम क्या यूज़ में लेंगे, टूथपेस्ट यूज़ में लेते हैं, ठीक है ना। ऐसी अगर हम बात करें स्टिंग ऑफ हनी बी या एंट, इनके स्टिंग में एक एसिड प्रेजेंट होता है, दैट इज मिथेनोइक एसिड। एग्जाम में पूछा जा सकता है स्टिंग ऑफ हनी बी और एंट में कौन सा एसिड होता है, तो आप बताओगे मिथेनोइक एसिड। और इसी का ही अदर नेम होता है फॉर्मिक एसिड भी इसको बोला जाता है। तो अगर ये स्टिंग से क्या होगा, स्वेलिंग आ जाती है स्किन के ऊपर, आपने देखा होगा। तो इसकी रिलीफ के लिए भी हमें देखो एसिडिक नेचर बढ़ गया इनके कारण, क्या यूज़ मिलेंगे, बेस यूज़ मिलेंगे, ताकि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकें। और बेस जो यहाँ पे यूज़ में आएगा वो क्या होगा, बेकिंग सोडा। क्या यूज़ में आता है, बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो ये रिलीफ के लिए यूज़ में आता है। नोट लगा के अगर हम बात नोटिस करें तो एक हमारे पास प्लांट है, दैट इज़ नेटल प्लांट। नेटल प्लांट जो हर्बेशियस कैटेगरी का होता है, और इसमें क्या होते हैं, स्टिंग हेयर प्रेजेंट होते हैं। इस प्लांट में क्या होते हैं, इनकी लीव्स के ऊपर, पत्तियों के ऊपर स्टिंग हेयर प्रेजेंट होते हैं, जिनमें एसिड होता है। कौन सा, सेम जो अभी पढ़ के गए थे, इसमें भी क्या होता है, मिथेनोइक एसिड होता है। अब जब ये स्टिंग हेयर हमारी बॉडी को टच कर जाते हैं तो स्वेलिंग आ जाती है स्किन के ऊपर, है ना। तो इससे क्या होगा, मिथेनोइक एसिड जो है वो अपना इफेक्ट शो करता है। अब मिथेनोइक एसिड के इफेक्ट को कम करना है तो रिलीफ के लिए, है ना, इसके पास ही, नेटल प्लांट के पास ही एक प्लांट होते हैं, छोटे छोटे प्लांट, इनको बोलते हैं डॉग प्लांट। डॉग प्लांट का जो है पेस्ट लगाया जाता है ताकि जो है मिथेनोइक एसिड के इफेक्ट को कम किया जा सके। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है नेटल प्लांट में कौन सा एसिड होता है, तो आपका आंसर होगा मिथेनोइक एसिड। और इस एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए कौन सा प्लांट जो है यूज में आता है, तो आप बताओगे डॉग प्लांट। कौन सा प्लांट होता है, डॉग प्लांट यूज में आता है। इसको नोट करें। देखिए नेक्स्ट क्या है, आपकी बुक में एक इंडेक्स होती है, आपके पास कुछ सोर्स हैं, कुछ ईटेबल सोर्स हो सकते हैं, इसमें से खाने वाला जो मटेरियल होता है, और कुछ अदर सोर्स भी हैं, उनमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है। इसमें से भी एक क्वेश्चन श्योर है आपके हाफ ईयरली या फाइनल में आता ही आता है, ठीक है ना। तो इसको आप इंडेक्स को लर्न करोगे। आपसे पूछा जाए विनेगर, जिसको बोलते हैं सिरका, इसमें कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। कौन सा होता है, एसिटिक एसिड। ऑरेंज में कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड। टेमेराइन, टार्ट्रिक एसिड। टोमेटो, ऑक्सैलिक एसिड। लेमन, सिट्रिक एसिड। सौर मिल्क, और इसी को ही हम बोलेंगे कर्ड, दही कह लो या सौर मिल्क, खट्टा दूध जिसको हम कहते हैं। तो इसमें कौन सा एसिड होता है, तो आप बताओगे लैक्टिक एसिड।
स्टिंग ऑफ एंट या फिर नेटल प्लांट स्टिंग की अगर हम बात करें तो इसमें कौन सा एसिड होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, मेथेनोइक एसिड होता है। ठीक है ना। आपकी बुक में एक क्वेश्चन पूछ रखा है कि जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं क्या उनमें हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होते हैं। बेसिक सॉल्यूशन जो होते हैं क्या उनमें हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो आपका आंसर होगा यस। नो मत कह देना कि अभी तो कहोगे सर आपने बताया था कि जो बेस होते हैं उनमें तो OH यानी कि हाइड्रोक्साइड्स आयन होते हैं, ये इनकी पहचान है, तो इनमें हाइड्रोजन आयंस कहाँ से आ गए। हाइड्रोजन आयंस इनमें होते हैं लेकिन इनकी अमाउंट बहुत ही क्या होती है, कम होती है। इनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, बिल्कुल ही नेग्लेक्ट होती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो बेस हैं ये जो इनमें मेनली कौन से आयंस होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं। तो इनमें हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है लेकिन हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। आप बताओगे कम होती है इसकी अमाउंट। हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। प्रेजेंट जरूर होती है। आप आंसर में यस लिखोगे, नो मत लिख देना, गलत हो जाएगा नहीं तो। एक फार्मर है अपने फील्ड को ट्रीट करता है, उसके फील्ड में जो है एसिडिक नेचर ज़्यादा बढ़ चुका है, तो उसके लिए वो ट्रीटमेंट के लिए क्या चीज़ कौन सा सोल्यूशन यूज़ में लेगा, तो आप बताओगे कैल्शियम ऑक्साइड। क्या यूज़ में लेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि क्या होता है, क्विक लाइम। बताया था ना लास्ट क्लास में, कोई नई चीज़ तो है नहीं है। क्विक लाइम यूज़ मिलेगा, क्यों, क्योंकि जब क्विक लाइम को वो फील्ड में डालेगा तो फील्ड में जो पानी है, खेत में उसके जो पानी होगा वो इसके साथ क्या होगा, रिएक्ट करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। और रिएक्ट करने पर क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सीखा था या नहीं सीखा था। ये क्या है, स्लैक लाइम। क्या बोलते हैं इसको, स्लैक लाइम बोलते हैं, है ना। और इसका नेचर कैसा होता है, ये बेस होता है। मैंने बोला कि जब एसिडिक नेचर बढ़ेगा तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या यूज़ मिलेंगे, बेस यूज़ मिलेंगे। तो यहाँ पे बेस क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस बेस पे क्या होगा, वो अपने फील्ड को ट्रीट करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से या इन प्रोडक्ट से, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और एक और हमारे पास यूज़ में आएगा, दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट, जो किसका फॉर्मूला होता है, बताया था, मार्बल, है ना। मार्बल का फॉर्मूला होता है, चौक का फॉर्मूला होता है ये। तो ये भी कहीं ना कहीं यूज़ में आते हैं तीनों प्रोडक्ट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। नोट करें ज़रा इसको। देखिए अभी जो हमारे पास हेडिंग है, एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट। ये मैंने जितने भी फॉर्मूले, है ना, केमिकल नेम राइट कर रखे हैं, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, सॉल्ट्स के एग्जाम्पल हैं। तो पहले तो ज़रा देखिए इनके फॉर्मूले क्या होंगे। पोटेशियम सल्फेट, क्या फॉर्मूला होगा, K2SO4। सोडियम सल्फेट, Na2SO4। कैल्शियम सल्फेट, CaSO4। मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4। कॉपर सल्फेट, CuSO4। सोडियम क्लोराइड, NaCl। सोडियम नाइट्रेट, NaNO3, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, NaNO3 इसका फॉर्मूला होगा। सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। और फिर आपके पास है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं किसके, तो आप बताओगे सॉल्ट के एग्जाम्पल है। ये सारे किसके एग्जाम्पल है, सॉल्ट के। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, बताइए ये जो K2SO4 है यानी कि पोटेशियम सल्फेट, ये जो सॉल्ट है इसमें कौन सा एसिड शामिल है और कौन सा बेस, यानी कि ये किस एसिड और बेस से मिलके बना ये वाला सॉल्ट, तो आपको पता करना होता है। तो इसलिए मैंने आपको लास्ट क्लास में एसिड और बेस के एग्जाम्पल्स नोट करवा रखे हैं। अगर आपको पता हो लास्ट क्लास में अगर आप देख के आए तो आपने इसको लर्न किया होगा कि ये एसिड के एग्जाम्पल है और ये नीचे वाले बेस के एग्जाम्पल है। तो आपको इनमें से फाइंड करके बताना है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस जिनके मिलने से पोटेशियम सल्फेट बना है। तो क्या बता सकते हो कि इसमें से एसिड कौन सा होगा, तो जरा आप इसको ऐसे देखोगे, ये जो K2SO4 है, मैं यहाँ लिख देता हूँ K2SO4, ध्यान से समझना, एक ही एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। इसमें दो आपके पास मेनली जो है ना आयंस हैं, एक तो पोटेशियम आयंस हैं और एक आपके पास सल्फेट SO4 आयंस प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है ना। आपसे पूछा जाए ये जो पोटेशियम आयन है ये कहाँ से मिला, तो आप इसमें ढूंढो जरा, पोटेशियम कहाँ दिख रहा है, ये रहा पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
तो पोटेशियम कहाँ से आया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अलग होके आया, और ये किसका एग्जाम्पल है फिर, बेस, यानी कि पोटेशियम जो है ये कहाँ से मिला आपको, KOH, तो यानी कि इसमें बेस तो क्या है, KOH है। अरे ये सोल्ट का फॉर्मूला है, इसको मैंने सेपरेट करके लिख लिया, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, ठीक है ना। और पॉजिटिव आयन यानी कि पोटेशियम जो है ये कहाँ से मिला, तो ये बेस से मिला, जो कि क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर इन दोनों को सेपरेट करके लिखे तो पोटेशियम अलग हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा। हाइड्रोक्साइड पहचान किसकी होती है, बेस की होती है। पोटेशियम आयन के किससे मिला, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से मिला, मतलब ये बेस है अपने आप में। और सल्फेट SO4 ये ढूंढो कहाँ मिलेगा आपको, ये इस सीरीज में मिलेगा। देखो जरा ये लिखा पड़ा SO4, यानी कि ये कहाँ से आया, H2SO4 से आया। और H2SO4 क्या है, एसिड है। SO4 कहाँ से मिला, H2SO4 जो कि क्या है, एसिड है। तो आपको आंसर मिला कि जो आपका पोटेशियम सल्फेट है वो किससे मिलके बना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से मिलके बना है। एसिड और बेस के मिलने से ये वाला सॉल्ट बना आपका पोटेशियम सल्फेट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान था, हमने फर्स्ट क्लियर कर लिया। मैं एक दो एग्जाम्पल और बताता हूँ, बाकी सीधे सीधे आपको यहाँ पे इंडेक्स में दिखा देता हूँ ये कहाँ लिखे पड़े हैं, है ना। सबसे सिंपल एग्जाम्पल आपके पास ये है, सोडियम क्लोराइड NaCl। मैं यहाँ लिख लेता हूँ NaCl। इसको यदि मैं सेपरेट करके लिखूँ तो Na+ पॉजिटिव आयन, और क्लोरीन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है ना, नेगेटिव आयन होते हैं। तो आपसे पूछा जाए सोडियम आयन कहाँ से मिला, तो इसमें फाइंड करो जरा, सोडियम कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब ये तो किससे आया, बेस से आया है। सोडियम आयन कहाँ से मिले हैं, बेस से, जो कि अपने आप में कौन सा फॉर्मूला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और क्लोराइड आयन कहाँ से मिले, जरा इसमें फाइंड करो, एसिड में मिलेगा, ये रहा HCl जो कि एसिड अपने आप में। तो ये Cl यानी कि क्लोराइड आयन कहाँ से आए, एसिड से आए हैं आपके पास। कौन से एसिड से, HCl से आए हैं। तो एसिड और बेस यानी कि HCl और NaOH मिलके बनाते हैं सॉल्ट, और सॉल्ट हमारे पास क्या बना हुआ है, NaCl, ऐसे, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अब आपसे पूछा जाए सोडियम सल्फेट कहाँ से मिला, तो आप बताओगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से मिलके बना है आपका सोडियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट कैसे बना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये रहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से मिलके ये बना है। मैग्नीशियम सल्फेट किससे मिलके बना है, तो बताओगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से और सल्फ्यूरिक एसिड से मिलके बना है। कॉपर सल्फेट कैसे बना, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे क्या आएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड आपके पास एक बेस होता है। और SO4 कहाँ से आया, H2SO4 से आया, जो कि क्या है, एसिड है। सोडियम क्लोराइड मैंने बता दिया। सोडियम नाइट्रेट कैसे बना, NaNO3, तो Na कहाँ से मिला आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि अपने आप में बेस है, और NO3 ये रहा नाइट्रेट, है ना, ये रहा नाइट्रेट जो कि नाइट्रिक एसिड से मिला है आपको। तो एसिड और बेस इसमें आपको पता लग गया होगा। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, तो Na कहाँ पे है, ये रहा NaOH जो कि अपने आप में क्या है, बेस, और ये CO3 कहाँ से आया, तो ये रहा CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको कार्बोनिक एसिड भी बोलते हैं। तो एसिड और बेस के मिलने से बना ये आपका सोडियम कार्बोनेट। अमोनियम क्लोराइड कैसे बना होगा, तो आपके पास एक एग्जांपल आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो वहां से जो आपको मिला अमोनियम, बेस के बेस पे आपको क्या मिला, यहाँ पे अमोनियम, और क्लोराइड आयन आपको कहाँ से मिले हैं, ये HCl से मिले हैं, जो कि अपने आप में क्या है, एसिड है। तो पता लग गया होगा कि इन सॉल्ट्स में कौन से एसिड और कौन से बेस छिपे हुए हैं, कौन से शामिल है, इसमें इंक्लूड किए गए हैं, आपको पता लग गया होगा, ठीक है ना। अभी जरा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बनता है आपके पास, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, बताइए फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट। सोडियम सॉल्ट की फैमिली, यानी कि सोडियम सॉल्ट की फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स हैं। तो सीधी सी बात है, आपको ये इनमें से फाइंड करना है, इन सॉल्ट में से जिनमें क्या प्रेजेंट होगा, सोडियम प्रेजेंट होगा। तो जरा देखिए यहाँ पे सोडियम कहाँ पे है, तो Na क्या होता है, सोडियम होता है ना। तो एक तो ये रहा आपके पास सोडियम सल्फेट, तो यहाँ राइट कर लोगे आप सोडियम सल्फेट, और कौन सा यहाँ पे, ये रहा सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, है ना। और एक ये रहा आपके पास सोडियम कार्बोनेट। तो ये सोडियम सॉल्ट्स के फैमिली है ना, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में एक बार पूछा गया था क्वेश्चन, क्या बताओ कि बार ये पूछ ले कि फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट, तो आप जरा ऐसे फॉर्मूले इसमें से सेपरेट कर लें जिनमें क्लोराइड आयंस प्रेजेंट होंगे। तो इसमें देखो ज़रा, एक तो ये पड़ा सोडियम क्लोराइड है ना, NaCl फॉर्मूले में Cl होना कंपलसरी है ना, क्लोराइड सॉल्ट का पूछ रहा है। यहाँ पे सोडियम पूछ रहा है तो देखो सब में Na दिख रहा है, यहाँ पे क्लोराइड पूछ रहा है तो यहाँ पे क्लोराइड होना कंपलसरी है। तो एक तो NaCl, एक पड़ा आपके पास ये रहा अमोनियम क्लोराइड, इसमें भी Cl प्रेजेंट है। तो ये क्लोराइड सॉल्ट की फैमिली है। ऐसे ही मैं मेरी तरफ से आपसे क्वेश्चन पुट करूंगा और इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना कि फैमिली ऑफ कार्बोनेट सॉल्ट।
कार्बोनेट सॉल्ट की फैमिली इसमें कौन सी है, ज़रा देख के बता सकते हो? इस इंडेक्स में से आपको सेपरेट करके यहाँ पे आंसर बताना है। चलो मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, नहीं पता लगे तो मेरे को जरूर बताना, मैं आपको आंसर इसका बता दूंगा। ऐसे ही आपसे पूछा जाए फैमिली ऑफ कैल्शियम सॉल्ट, तो कैल्शियम सॉल्ट की अगर हम बात करें तो क्या इसमें से आप वो सेपरेट कर सकते हो कैल्शियम सॉल्ट की फैमिली? देखो इसमें एक फॉर्मूला तो मैं मेरी तरफ से लिखता हूँ और एक आपको इनमें से फाइंड करके लिखना होगा। कैल्शियम कार्बोनेट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें कैल्शियम आ गया। ऐसे ही आपको वो फॉर्मूला इनमें से फाइंड करना है जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, कैल्शियम प्रेजेंट होगा। इसमें आपको इस इंडेक्स की जरूरत नहीं है, ये तो एसिड और बेस के हमारे पास एग्जाम्पल है। सॉल्ट्स में से हम फाइंड कर रहे हैं, सॉल्ट में से, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये जो सॉल्ट के एग्जाम्पल लिखे पड़े इनमें से बात कर रहे हैं हम। तो कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया, एक कैल्शियम का आपको इसमें से और फॉर्मूला फाइंड करना है, इसमें से मिल जाएगा आपको, इजीली फाइंड कर लेना। और फैमिली ऑफ कार्बोनेट सॉल्ट में से एक तो आपके पास जो है इसी में से फॉर्मूला आपको मिल जाएगा कार्बोनेट सॉल्ट का, और एक मैं मेरी तरफ से राइट कर दूं, बताइए। चलो मैं मेरी तरफ से एक आंसर राइट कर देता हूं, जैसे कॉपर कार्बोनेट, CuCO3, ये क्या है, कॉपर कार्बोनेट। तो देखिए इसके अलावा आपको इसमें से जो कार्बोनेट जिस फॉर्मूले में प्रेजेंट है वो सेपरेट करके यहाँ लिखना होगा, तो ये इनकी फैमिली बन जाती है सॉल्ट्स की। एग्जाम में इन चारों में से कोई एक आपसे पूछा जा सकता है, मेनली आपकी बुक में ये दो बता रखे हैं, एक तो ये वाला और एक ये सेकंड वाला, सोडियम सॉल्ट और क्लोराइड सॉल्ट। तो ये था आज का लेक्चर, ये पार्ट 4 है। पार्ट 5 हम अपलोड करेंगे जल्दी ही। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछते रहना, ठीक है ना। वीडियो को शेयर किया करो, कंटेंट अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको पूरा सिलेबस जो है इस यूट्यूब चैनल पे मिल सके, ठीक है ना। जो भी आपके डाउट्स है शेयर करते रहना, रिप्लाई आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।